तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुल फैमिली राजी में। यूएनओ पढ़ रहे हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बातें हैं। यूएनओ हम पढ़ रहे हैं। आपको ये पता है कि साहब यूएनओ में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? यूएनओ में वीटो पावर किन किन देशों के पास है? कितने देशों के पास है? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? कितने उसमें परमानेंट मेंबर होते हैं? उसमें कितने अस्थायी मेंबर होते हैं? कितने स्थायी होते हैं, कितने अस्थायी होते हैं? भारत कितनी बार चुना गया? सबसे ज़्यादा कौन चुना गया है अस्थायी परिषद में? सुरक्षा परिषद, अस्थायी परिषद नहीं, सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं सबसे ज़्यादा बार कौन सा देश चुना गया बेटा? आपने चलो मान लो ये भी रट लिया, जापान। जापान जो है वो सबसे ज़्यादा बार चुना गया सुरक्षा परिषद में। आपने ये भी रट लिया कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल इतना होता है और वीटो वाले हैं वो तो हमेशा के लिए हैं ही। आपने ये भी रट लिया कि सुरक्षा परिषद में चीन से पहले ताइवान हुआ करता था, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ताइवान की जगह चीन क्यों आ गया। वीटो पावर है तो वीटो पावर का मतलब क्या है? अगर वीटो पावर वाला देश किसी वोटिंग में एब्सेंट हो जाए तो वीटो माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? आपको नहीं पता। आपने ये रट लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ी जो बॉडी है, सबसे बड़ा जो निकाय है वो उसकी आम सभा है, लेकिन अब आपको ये पता नहीं कि आम सभा है क्या। आम सभा महासभा में अंतर क्या है? इसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहते हैं, पता है। यूएनओ के सचिवालय और सुरक्षा परिषद में क्या अंतर है? यूएनओ की सुरक्षा परिषद कैसे चुनी जाती है? आपको नहीं पता। यूएनओ की सुरक्षा परिषद और जो महासभा है उन दोनों का क्या रोल है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को चुनने का? आपको नहीं पता। आपने रट लिया कि उसमें एक बार में अधिकतम इतने जज हो सकते हैं, इतना कार्यकाल के लिए हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप अच्छी परफॉर्मेंस दे के आते हो लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। आप हमेशा के साथ 2 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए। हमेशा मैं कहता हूँ वही बात कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए। कॉन्सेप्ट आपने समझा, आपने बहुत मेहनत की, आपने रट ली सारी चीज़ें, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है थोड़ी सी और मेहनत करनी थी, वो आप ना कर पाए। हो सकता है आपको टीचर ना मिला हो या कोई इस तरह के मैगजीन वगैरह ना मिली हो। तो खैर, यूएनओ हम लोग पढ़ा रहे हैं और इस पर हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने बना लिया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जाएं और सीक्वेंस से देखें। पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें और अब हम बना रहे हैं पार्ट 3। इसमें हम लोग अब आपसे आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अटलांटिक चार्टर, वाशिंगटन सम्मेलन, मास्को घोषणा, याल्टा सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इनकी बात कर चुके हैं। और 24 अक्टूबर 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का दिवस है, जब से उसने काम करना शुरू किया, वहाँ तक हमारी बातें हो चुकी हैं। अब हम आपको समझाएंगे कि यूएनओ की जनरल असेंबली या महासभा क्या है। देखिए, जिस तरह से किसी भी देश में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है, जिसे आमतौर हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, संसद। हमारे देश की संसद का नाम ही संसद है ना। तो किसी भी देश में कानून बनाने वाली जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो संसद होती है। वो पूरे देश के लिए कानून बनाती है और पूरे देश में उसके कानून लागू होते हैं। राज्यों में विधानमंडल हैं, वो अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती हैं, वो राज्यों में लागू होते हैं। उसी तरह से पूरी दुनिया की संसद है यूएनओ की जनरल असेंबली या यूएनओ की महासभा। इसमें चुनाव नहीं होते हैं। इस समय यूएनओ में कुल 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193। सबसे नया देश जो है वो साउथ सूडान है। आपको पता है, ये क्वेश्चन आते हैं ना, 2011 में साउथ सूडान जो था वो यूएनओ का सबसे नया सदस्य बना। 193 मेंबर हैं यूएनओ के। हर देश अपने यहाँ से 5 मेंबर यूएनओ में भेज सकता है। हर देश 5 लोगों को अपने यहाँ से नॉमिनेट कर सकता है यूएनओ में। यूएनओ में नहीं, यहाँ मैं गलत बोल गया, यूएनओ में नहीं, यूएनओ की जनरल असेंबली में, यूएनओ की महासभा में, जिसे हम कहते हैं यूएनओ की संसद। यूएनओ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का सबसे बड़ा ऑर्गन, यूएनओ की सबसे बड़ी बॉडी या विश्व संसद, उसे आप क्या कह सकते हो? वर्ल्ड पार्लियामेंट या विश्व संसद। लेकिन किसी देश की संसद और यूएनओ की जो ये पार्लियामेंट है, जिसे आप जनरल असेंबली या महासभा कह रहे हो, इनमें एक मूलभूत अंतर है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। क्या? कि संसद के जो कानून होते हैं किसी भी देश के भीतर ना, वो बाध्यकारी होते हैं। उन्हें या तो उन्हें बदलेगी, या तो खुद संसद बदलेगी, या फिर कोर्ट के आदेश से वो बदले जाएंगे। अभी आपने देखा ना, चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ तो उसमें एक मिनट रुकना। तो मैं भूल गया खांसी आने से पहले मैं कहाँ था, ठीक है ना। खांसी आने से पहले मैं कहाँ था मैं भूल गया। मैं उसको याद करने की कोशिश करता हूँ। मैं शायद आपको ये बता रहा था कि जो यूएनओ, हाँ मैं ये बता रहा था कि किसी भी देश की संसद और जो हमारी विश्व संसद है, यानी कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली है, उसमें एक बेसिक अंतर है, मूलभूत अंतर है। क्या? कि संसद के जो कानून हैं, किसी भी देश की संसद के जो कानून हैं, वो पूरे देश में लागू होते हैं और उनको अगर बदलना है तो या तो स्वयं संसद बदलेगी या सर्वोच्च न्यायालय बदलेगा, है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बदलेगा किसी भी देश का। अब यहीं पर मैं आपको बात कर रहा था चंडीगढ़ मेयर चुनाव की। उसी के बाद मुझको खांसी आ गई थी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आपने सभी ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भाई आप गड़बड़ कर रहे हैं। जो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी थे, उनके बारे में कह दिया। और कोर्ट ने
उस आप देखें ना कोर्ट की पावर, हमारे यहाँ न्यायपालिका की पावर आप देखें कि कोर्ट ने उस चुनाव को ही निरस्त घोषित कर दिया, और जो मेयर बना था ना उस मेयर को ही, चुनाव को ही निरस्त घोषित कर दिया और कहा कि भाई जो पराजित उम्मीदवार है, जो दूसरा उम्मीदवार है, उसी को आप मेयर बना दो। कोर्ट ने कह दिया भाई नहीं, एक्चुअली जो जीता है वो ये जीता है, समझे ना आप। तो कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। तो हमारे देश में सब, या किसी भी देश में सबसे ऊपर कौन है? अगर वास्तव में लोकतंत्र है किसी भी देश में, तो वहाँ सबसे ऊपर कौन होता है? इमरान जी बताएंगे। अच्छा, हाँ, कोई भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे, आपने सही बोला, आपने आंसर जनता होती है। लेकिन आप ये तो हो गया सैद्धांतिक उत्तर, व्यवहारिक उत्तर दीजिए। आप लोग भी कमेंट कीजिए। न्यायपालिका, आप बताएं। हाँ, संविधान, संविधान जो कि जनता ने खुद बनाया है। हाँ बेटा, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ कि आपने ये रट लिया कि भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, विधि दिवस ये था तो गणतंत्र दिवस ये था, और फिर सिलेक्शन ना, है ना। किसकी तरफ को देखूँ बेलूँ? तुम सुबह सुबह एग्जाम देने जा रहे हो और मम्मियाँ सुबह पूजा कर रही हैं, नमाज़ पढ़ रही हैं कि बेटे का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए, है ना, बेटी का एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। भाई थोड़ा सा उनका, तुमसे बोलो, बुरा थोड़ी मानोगे तुम, है ना, थोड़ी उनकी लाज रख लो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, सीरियस होकर के पढ़ो। ओके, इतनी काफ़ी है, इतनी डोज काफ़ी है। आगे चलें। कहाँ थे, कहाँ थे? हैं? हाँ, किसी भी देश में सबसे, अगर वो स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, वहाँ पर वास्तविक लोकतंत्र है, जैसे भारत जैसा देश है, तो वहाँ सबसे ऊपर होता संविधान। अब संविधान को लागू कौन करवाएगा साहब? है ना, कोर्ट कराएगी। और हमने, जैसे हमारा देश है ना, तो हमारा देश है, या अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देश है, तो वहाँ एक स्वस्थ परंपरा है कि कोर्ट का आदेश जो है वो सर्वोपरि होता है ना। नहीं तो कोर्ट जो है कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी कर देगा। अच्छा, अगर कोर्ट ने कंटेम्प्ट का ऑर्डर जारी कर भी दिया कि भाई फला एजेंसी जो है हमारा कानून नहीं मान रही है, हमारी अवमानना कर रही है, तो पकड़ के हमारे सामने पेश करो, हम जो सज़ा देंगे इसे जेल में डाल देना। अगर पुलिस वाले उसकी बात को नहीं माने, फिर तो व्यवस्था ही खराब हो जाएगी ना। तो हमने स्वस्थ परंपरा लिया, हमें कोर्ट का ऑर्डर है, इसका उल्लंघन नहीं करना, जैसा कोर्ट ने कह दिया वैसा ही करना। मतलब ऊपर धरती पर, ऊपर आसमान में भगवान है, तो नीचे भगवान कौन है? कोर्ट। वास्तव में पंच या न्यायपालिका जो है वो भगवान का रूप होते, ऐसे थोड़ी कहते हैं। ओके, चले आगे। तो कोई भी अपने आप को तुर्रम खां ना समझे, ठीक है। कहाँ थे? मैं भी नहीं समझता। आगे चलें। तो हाँ, यस, तो अब वो जो यूएनओ जनरल असेंबली जो है ना, यूएनओ की जो जनरल असेंबली है, उसने कोई कानून पास कर दिया है। अब हम उसके मेंबर हैं, है ना, हमें वो कानून मानना चाहिए, मानना चाहिए, बाध्य नहीं उस कानून को मानने के लिए, उस कानून को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे देश में शांति व्यवस्था, किसी दूसरे देश की शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी देश की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो यूएनओ महासभा प्रस्ताव पास कर सकती है कि भाई इस देश को सजा दी जाए, दूसरे देश में जो ये अवैध अतिक्रमण कर रहा है उसको रोका जाए। और इसके लिए वो सुरक्षा परिषद से कहेगी, किसके से कहेगी? सुरक्षा परिषद से कहेगी कि भाई आप जो भी कार्रवाई आपको ठीक लगे वो आप करो। तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा परिषद एकदम से एटम बम लेके पहुंच जाएगी। आप देखो ना, उत्तर कोरिया है, रशिया है, तो क्या भाई इनके अकाउंट फ्रीज कर दो, विदेशों में जो इनकी संपत्तियां हैं वो जब्त कर दो, इन पे व्यापारिक प्रतिबंध लगा दो, इन पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दो, इनके नागरिकों की आवाजाही रोक दो, फला संस्था से इनको सस्पेंड कर दो। होते ना ये सारे गैर सैनिक। जब लास्ट में देखते बात बनी नहीं रही है, तो फिर जैसे इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने धावा कर दिया इराक पर, समझ रहे ना। तो अब आमतौर पर मैं ये कहूँ कि यूएनओ की जो जनरल असेंबली है वो जो कानून पास कर देती है, तो हमें उन कानूनों को मानना चाहिए, लेकिन उन कानूनों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं है। ठीक है साहब, समझ गए। लेकिन विश्व संसद कौन सी है? यूएनओ की महासभा, यूएनओ की जनरल असेंबली। आप इसमें अपने देश से अधिकतम अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकते हो, लेकिन वोट आपका एक ही होगा। चाहे मकाऊ जैसा छोटा सा देश है, फिजी जैसा छोटा सा देश है, मालदीव मॉरिशस जैसे छोटे देश हैं, या यूएसए जैसी महाशक्ति है, वोट सबका उस महासभा में, असेंबली में एक ही है। ओके, एक देश एक वोट। प्रतिनिधि आप 5 भेज सकते हो अपने मेंबर, कि आज ये बीमार है तो कल को ये उसकी जगह बात कर लेगा, वो नहीं आ पा रहा तो दूसरा उसकी जगह पर बात कर लेगा। ऐसी बहस होती है, ऐसी डिस्कशन होते हैं जैसे संसद में होते हैं, है ना, समझ रहे ना। चले आगे। तो साहब यूएनओ की जनरल असेंबली, तो यूएनओ की जनरल असेंबली का चुनाव नहीं होता है, ठीक है, हर देश अपनी ओर से मेंबर नॉमिनेट करके उसमें भेजेगा। तो चुनाव किसका होता है? यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी का। उसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव, इसका चुनाव होता है, ठीक है, इसका चुनाव होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उनका नाम था, नॉर्वे के थे, त्रिग्वे ली। यहाँ पर मैंने लिखा भी है त्रिग्वे ली, नॉर्वे के। तो जो यूएनओ होती है वो अपने महासचिव को चुनती है, लेकिन सुरक्षा परिषद की सहमति से।
सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल मंजूरी, यूएनओ अपना महासचिव या जनरल सेक्रेटरी चुनेगी, ठीक है ना, यूएनओ ने अपना जनरल सेक्रेटरी चुना, भाई इसको हम चुन लेते हैं, सुरक्षा परिषद उसको मंजूरी देगी, सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बाद यूएनओ जनरल सेक्रेटरी बन जाएगा। अब जैसे हमारे यहाँ जो केंद्रीय सचिवालय है उसका मुखिया कौन है, इमरान जी बताएंगे। हमारे यहाँ केंद्रीय सचिवालय का मुखिया कौन होता है, केंद्रीय सेंट्रल सेक्रेटरीट का मुखिया कौन होता है बताएं। हाँ, केंद्रीय सचिव कौन होता है, उसका नाम केंद्रीय सचिव होता है, क्या नाम होता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, आप बताओ आराम से। प्रियंका, सोनू, सोनू प्रियंका के एक मारा जाए, इसने कहा पीएम मारा जाए हैं, मुख्य सचिव, इनके 2 मारे जाएं क्योंकि इन्होंने मुख्य सचिव बोला। हाँ यस, मैं मारूंगा अभी, हाँ बोलो बोलो, तुम्हारे 4 लगेंगे क्योंकि तुम्हें 6 साल हो गए। हाँ तुम बोलो। हाँ कैबिनेट करके क्या, हाँ मंत्रिमंडल सचिव, वास्तव में मुझे पता है इसका, लेकिन बस गर्मी आ रही है, मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर मनोज त्रिवेदी है ना, गर्मी आ रही है, डर लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है शाबाश, मंत्रिमंडल सचिव। अच्छा देखो, अब मंत्रिमंडल सचिव जो पद है, अब ये कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पे मैं बोलता ही नहीं हूँ, ऑनलाइन तो मैं बोलता ही नहीं होते हैं, लेकिन अब देखो मंत्रिमंडल सचिव का नाम भी याद नहीं आ रहा ना, है ना, नाम भी याद नहीं आ रहा, तो आपके साथ 2 पढ़ेंगे, आपके 1-1 पढ़ेगा, आपके कितने 4 पढ़ेंगे ना, आपके 4 पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। तो केंद्रीय सचिवालय का जो चीफ होता है, प्रशासनिक मुखिया होता है, वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी या मंत्रिमंडल सचिव। मुख्य सचिव आपने जो बोला वो राज्य सचिवालय का होता है, ठीक है ना, आगे ओके, कहाँ थे, हाँ, तो उसी तरह से यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी होता है, वो यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी होता है ना, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है ना, उसका भी सचिव होता है। यूएनओ का, आपने कहा ना, मैंने कहा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो सचिव होता है ना, सेक्रेटरी, उसे हम यूएनओ का सचिव भी कहते हैं, इस तरह से आप कह सकते हो। या यूएनओ का जो सचिव होता है वही यूएनओ की जो जनरल असेंबली या महासभा, समझ रहे हो मेरी बात, महासभा समझ रहे हो, जैसे संसद रोज बैठती है क्या, रोज नहीं बैठती ना, उसी तरह से महासभा भी रोज नहीं बैठती, वो साल में एक बार उसका सेशन होता है, तभी वो लोग इकट्ठे होते हैं और तभी उसमें उसके तमाम तरह के प्रपोजल, बजट जो है वो तय होते हैं, उसके बाद जब अपने अपने घर को चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन जो सचिवालय है वो रोज काम करता है, भाई महासभा ने कौन से प्रस्ताव पास किए, है ना, वो प्रस्ताव लागू हुए या नहीं हुए, उन पर नज़र रखना। अगले साल महासभा की बैठक होगी या यूएनओ की बैठक होगी तो उसमें कौन कौन से नए प्रपोजल लेके आने हैं, ये काम यूएनओ सचिवालय का है। इसके अलावा देश दुनिया में, पूरी दुनिया में देशों में क्या क्या चल रहा है, कहीं शांति और व्यवस्था तो नहीं हुई, उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान सुरक्षा परिषद को दिलाना, ये सारे के सारे काम जो हैं वो सचिवालय के हैं या यूएनओ महासचिव के हैं। महासभा केवल साल में एक बार बैठती है और अगर कोई विशेष परिस्थिति हो तो इसके अलावा बैठती है, जैसे कोरोना हुआ तो स्पेशल बैठक हो रही है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के स्पेशल बैठक हो रही है, तो फ़लस्तीन और इजराइल युद्ध को लेकर के अलग से स्पेशल बैठक हो रही है, वो तो एक्सेप्शन मामले हैं, ठीक है ना, ओके। तो यूएनओ की जो जनरल असेंबली है वो साल में एक बार बैठती है, उस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, यूएनओ का सेक्रेटरी है ना, यूएनओ का सेक्रेटरी या जनरल असेंबली का सेक्रेटरी यूएनओ महासभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता नहीं करता, उसके लिए महासभा हर साल अपना एक अध्यक्ष चुनती है। आप लोग हर साल पढ़ते हो ना कि भाई यूएनओ महासभा का 75वां सेशन था, उसके लिए अध्यक्ष ये चुने गए, 76वां 73वां 74वां सेशन था, उसके लिए अध्यक्ष ये चुने गए। आप लोग बोलते हैं विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष चुनी गई थी। इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझ सकते हो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी होते हैं, राज्यसभा में को क्या कहते हैं, राज्यसभा सभापति, और लोकसभा में क्या कहते हैं, स्पीकर। तो उसी तरह से जो यूएनओ जनरल असेंबली होती है उसकी साल में एक बार बैठक होती है और बैठक से कुछ दिन पहले वो अपना अध्यक्ष चुनती है, उस अध्यक्ष को कहते हैं हम सभापति। यूएनओ महासभा के चेयरमैन चुने गए हैं, उनकी सदारत में यानी कि अध्यक्षता में बैठक होती है यूएनओ महासभा की। जाते हैं ना अक्सर, मोदी जी एक आध बार नहीं गए हैं, अक्सर जाते हैं ना मोदी जी, सितंबर में होती है आमतौर पर बैठक, और फिर सितंबर आएगा, आप देखना मोदी जी वहाँ पिछले 10-11 साल से जा रहे हैं। हर देश का, आमतौर पर हर देश का मुखिया यहाँ आता और अपनी बात को वो कहता। अरे रटते नहीं हो कि यूएनओ में सबसे पहले हिंदी में भाषण किसने दिया, इमरान जी बताएंगे, हैं इमरान जी, हमारा एक डायलॉग है उसको पूरा करेंगे, हम जाएंगे जन्नत में, हमारे पिताजी का घर है और पंडित जी या मुल्ला जी, ना तुम्हारा डर है और ना तुम्हारे पिताजी का डर है, हमें तो जन्नत मिलेगी। ना पूजा करनी, ना रोज़ा रखना, ना नमाज पढ़नी, है ना कुछ दान पुण्य करना, कुछ नहीं करना, हमारा तो रिजर्वेशन हो रखा स्वर्ग में, जन्नत। उसी तरह से बेटा सरकारी नौकरी जन्नत है और मेहनत करनी पड़ेगी।
तभी सरकारी नौकरी के रूप में जन्नत मिलेगी। मेरा क्वेश्चन क्या था? हाँ बता दो। हाँ विवेकानंद नहीं, वो तो विश्व धर्म संसद थी भाई। विश्व धर्म संसद ने विवेकानंद ने भाषण दिया था, हिंदी में भाषण नहीं दिया था, इंग्लिश में ही दिया था। वो जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था भाइयों बहनों, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। हाँ आप आ गया आंसर? क्या सर्च कर लिया? हाँ मोदी जी, अरे वाह, बोलो। हैं बैठे ऐसे, पता कुछ है नहीं। अब मैं क्या कहूँ रिकॉर्डिंग में, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में बैठक में गए थे। वहाँ पर इन्होंने जो भाषण दिया था हिंदी में दिया था। वो बड़े अफसोस की बात है अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो। इतने दिन से आप लोग तैयारी कर रहे हो। खैर, तो भारत की ओर से जो यूएनओ महासभा की जो पहली अध्यक्ष चुनी गई, महासभा के सेशन की या महासभा के सत्र की जो पहली अध्यक्ष चुनी गई वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। और महासभा सेशन की पहली अध्यक्ष चुनी जाने वाली ये पहली महिला भी थी। ठीक है, चलिए खैर, तो इसकी महासभा या आम सभा आप समझ गए। और इसको आप विश्व संसद कहते हैं या यूएनओ की संसद भी कह सकते हैं। और यूएनओ की सबसे बड़ी बॉडी है, ये भी आप समझ गए, है ना। आगे चलें। फिर आम सभा की साल में एक बार बैठक होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। आप जो है एक देश से अपने 5 मेंबर भेज सकते हो, लेकिन वोट का अधिकार एक ही होता है। अध्यक्ष क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। यूएनओ का अध्यक्ष ना कह करके महासभा का अध्यक्ष, है ना। अध्यक्ष कौन? महासभा का अध्यक्ष, ठीक है। देखो महासभा का अध्यक्ष अलग है और यूएनओ का महासचिव अलग है। नहीं तो आमतौर पर क्या होगा कि यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी या महासचिव है वही यूएनओ महासभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो बैठक में मौजूद रहेगा, लेकिन बैठक की अध्यक्षता जो है वो सभापति करेगा, जो कि हर बार या हर साल चुना जाता है। बेटा किसी ने कुछ पूछना है? समझ गए मेरी बात प्रियंका? समझ गए, ठीक है। अब यूएनओ महासभा का काम क्या है? हर साल के लिए अपना बजट बनाना, नए मेंबर अगर कोई जोड़ने हैं तो नए मेंबर्स को जोड़ना। इसके अलावा अगर कोई किसी मेंबर को सस्पेंड करना या निकालना है तो ये भी इसी का काम है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा आदि के लिए, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए यूएनओ की महासभा को क्या अधिकार मिले हैं कि साहब वो सलाह मशवरा करेंगे। जैसे मान लिया अभी गजा और इसराइल के बीच लड़ाई चल रही है ना, गजा और इसराइल के बीच लड़ाई चल रही है, तो यूएनओ महासभा ने प्रस्ताव भी पास किया कि भाई तुरंत युद्ध विराम किया जाए, लेकिन इसराइल नहीं माना, अमेरिका नहीं माना, है ना। महासभा ने प्रस्ताव पास किया ना कि तुरंत युद्ध विराम किया जाए, लेकिन इसराइल नहीं माना। तो क्या कहते हैं? डिस्कशन करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी झगड़ा वाद विवाद हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है? सलाह मशवरा करना है, ठीक है ना। और क्या करना है? सिफारिशें करनी है। जो भी महासभा जो भी सिफारिशें करे वो सिफारिशें करनी है। महासभा या जनरल असेंबली जो भी सिफारिशें करें इस चीज़ के लिए वो सिफारिशें करनी है। और फिर क्या है? सुरक्षा परिषद अगर नाकामयाब रहे, सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी भी देश में, मान ली एक देश दूसरे देश पर हमला कर रहा है, ध्यान रखना मेरी बात का, जैसे आजकल इसराइल और गाजा का मामला चल रहा है, तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल शांति बनाने में फेल हो जाए, सिक्योरिटी काउंसिल 15 मेंबर हैं, 15 के 15 मेंबर ने मिल करके प्रयास किए, चाहे वो सैनिक प्रयास किए या सैनिक प्रयास किए, कूटनीतिक राजनीति किसी भी तरह के प्रयास किए, लेकिन बात बनी नहीं, तो फिर महासभा को क्या अधिकार है? महासभा अपनी यहाँ बहुमत की स्वीकृति से, बहुमत समझते हो ना, यहाँ पर उसने 2/3 नहीं लिखा, सामान्य बहुमत भी नहीं लिखा, उसने सिर्फ लिखा है महासभा अगर प्रस्ताव पास कर दे कि भाई हम आप सब मिल करके इस समस्या से निपटेंगे, तो यूएनओ के सभी देशों को अधिकार मिल जाता है कि वो इस समस्या का समाधान अपने स्तर पर करें। जैसे मान लीजिए गजा इसराइल में युद्ध विराम नहीं हो रहा, यूक्रेन रूस में युद्ध विराम नहीं हो रहा, तो अगर सभी देश मिलके ये प्रस्ताव पास कर दें यूएनओ महासभा में कि भाई अब सभी ने सामूहिक प्रयास करने हैं, वो सामूहिक प्रयास किस तरह के भी हो, शांतिपूर्वक भी हो सकते हैं और सैनिक भी हो सकते हैं, तो महासभा कर सकती है। समझ गए मेरी बात? तो ये जनरल असेंबली के या महासभा के काम है। इसके अलावा आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। आप देखो ना, यूनेस्को, यूनिसेफ, WTO, न जाने कितनी संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अप्रासंगिक हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ जो है वो अब किसी काम का नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आप गजा इसराइल का युद्ध नहीं रोक पाए, रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं रोक पाए, चीन पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, उत्तर कोरिया पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये बात कुछ हद तक सही है कि अगर हम जो तानाशाही है और जो शांति का उल्लंघन हो रहा पूरी दुनिया में, उसकी अगर हम बात करें तो उस मामले में तो यूएनओ जो है वो सफल नहीं रहा है अब तक सफल नहीं रहा। लेकिन इसके अलावा भी ह्यूमन राइट्स के मामले में, पर्यावरण के मामले में, है ना, गरीबी का निपटारा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, आर्थिक सहयोग, व्यापार, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां यूएनओ की जो क्या कह सकते हैं उल्लेखनीय हैं।
आप नहीं कह सकते कि यूएनओ जो है वहाँ पर फेल हो गया। वो बात अलग है कि तानाशाहों की वजह से शांति व्यवस्था कायम नहीं हो पा रही है। तो खैर इसका क्या काम है, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। सुरक्षा परिषद के सुझाव और सहमति के बाद, इसमें लिखा है सुरक्षा परिषद के सुझाव और सहमति के बाद यूएनओ जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति करना। होता यह है कि सुरक्षा परिषद जो है ना, सुरक्षा परिषद एक नाम भेजेगी कि भाई इस आदमी को जो है यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी आप नियुक्त कर दें। यूएनओ का महासचिव, बार बार देखो कंफ्यूज मत करना, यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वो अलग है और यूएनओ की जनरल असेंबली या महासभा जो है वो अलग है, ठीक है ना। यूएनओ का सचिवालय अलग है और यूएनओ महासभा अलग है। यूएनओ महासभा का सचिवालय ही एक्चुअली यूएनओ सचिवालय है। जो यूएनओ का सचिवालय है वही यूएनओ महासभा का सचिवालय है, उसका सचिवालय अलग से नहीं है, ठीक है ना। जो यूएनओ का सचिव है, यूएनओ सचिवालय का जो सचिव है एक्चुअली वो यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी या यूएनओ का महासचिव है। फिर से देखो आप कंफ्यूज मत होना, जो यूएनओ का महासचिव चुना जाता है वो यूएनओ सेक्रेटरीट या यूएनओ सचिवालय का चीफ होता है, मुखिया होता है। महासभा की बैठकों में लगातार बैठा रहता है और महासभा को सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय सहायता देता है। जिस तरह से मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल को लगातार सचिवालय सहायता देता है और मंत्रिमंडल सचिव लगातार मंत्रिमंडल की बैठकों में उपस्थित रहता है, उसी तरह से यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी है वो यूएनओ सचिवालय का मुखिया है। जनरल असेंबली की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करता है, उसके लिए बजट तैयार करता है। जब भी बैठक होती है उस बैठक में वो मौजूद रहता है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। ओके, तो अब उसका चुनाव कैसे होता है, इसका 4 साल या 5 साल के लिए चुनाव होता है। आप लोग देख लेना, मैं कंफ्यूज हूँ। 4 साल के लिए, 5 शायद 4 साल के लिए चुनाव होता है इसका। तो इसकी शुरुआत करती है सुरक्षा परिषद, महासभा के सामने एक नाम भेजती है, उससे वोटिंग होती है, महासभा उसको सैंक्शन कर देती है, नियुक्ति हो जाती है। अगर नहीं होती है तो नियुक्ति नहीं होगी। उसके बाद फिर सुरक्षा परिषद एक नाम भेजेगी, महासभा उसको सैंक्शन कर देगी तो नियुक्ति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली किसी एक नाम पर दोनों पर सहमत ना हो जाए। लेकिन शुरुआत कौन करेगा, सुरक्षा परिषद, ठीक है ना। महासभा महासभा जो है वो शुरुआत नहीं करेगी। शुरुआत कौन करेगी, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ना। अभी कैसे चुनाव होता है उसका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये भी बात दे दी कि सीमा क्या है कि भाई ये यूएनओ की जो महासभा है मात्र सलाहकारी है, सलाह दे सकती है ना, और किसी भी देश के इंटरनल मसलों में ये दखल नहीं दे सकती। जैसे अभी म्यांमार में चल रहा था, कौन सा रोहिंग्या का मामला चल रहा था ना म्यांमार में, चीन में उइघुर मुस्लिमों का मामला चलता है, तो यूएनओ कहे भाई तुम्हारा ये इंटरनल मामला है, इसमें हम दखल नहीं देंगे। समझ रहे ना, 2 देशों के बीच में झगड़े हो रहे हैं उसमें दखल देंगे, लेकिन किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, ठीक है साहब। अब यहाँ पर बात आती है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद क्या है, इसे आप जैसे ना बेटे तुमने एक शब्द बोला था, जैसे हमारे यहाँ देश में संसद के फैसलों को लागू कौन करता है, सरकार, जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, है ना, जिसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका। देखो एक संस्था है जिसको हमने नाम दिया है सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसमें कुल मेंबर होते हैं 15, कुल 15 मेंबर होते हैं, ठीक, कुल 15 मेंबर होता है और इसमें 5 मेंबर तो परमानेंट हैं। 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं। कौन कौन से, रूस, चीन, यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस के जर्मनी। इमरान जी बताएंगे, फ्रांस के जर्मनी, हाँ ठीक है, चलो कम से कम एक आंसर तो आया, फ्रांस। 5 जो मेंबर हैं ये परमानेंट या स्थायी सदस्य कहलाते हैं, ठीक है। बाकी 10 मेंबर जो हैं वो हर साल चुने जाते हैं, 1 साल के। तो सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद में 10 मेंबर जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं, हर 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद में 10 मेंबर अस्थायी होते हैं, 5 मेंबर जो होते हैं परमानेंट या स्थायी होते हैं। ये हमेशा से ही है। एक तरह से आप इन्हें यूएनओ का फाउंडर मेंबर भी कह सकते हैं, जिसमें कि चीन नहीं था। चीन से पहले होता था क्या, ताइवान। बाद में फिर ताइवान की जगह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य की जो सीट दी गई थी वो चीन को दी गई थी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि चीन से पहले सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कौन था, ताइवान था। बाद में फिर 70 के दशक में ये जगह मिली चीन को, ताइवान से ये जगह ले ली थी। तो अब सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर होते हैं, 10 अस्थायी और 5 जो होते हैं वो 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं। स्थायी हमेशा के लिए हैं और 10 अस्थायी जो होते हैं इनका हर 2-2 साल के लिए इलेक्शन या चुनाव होता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा वीटो और अब्सेंट। ये जो 5 मेंबर हैं ना जो परमानेंट हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, ये जो 5 मेंबर हैं इन्हें वीटो पावर मिली हुई है।
आप समझते हैं वीटो पावर क्या होती है? जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, जैसे संसद ने प्रेसिडेंट के पास कोई कानून बना करके भेजा, संसद ने कोई विधेयक भेजा, अब अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो वो कानून बनेगा नहीं। इसी को वीटो पावर कहते हैं। वीटो को हिंदी में कहते हैं बेटे निषेध। क्या कहते हैं? निषेध, अर्थात मना करना। अब आप ध्यान दीजिए कि सुरक्षा परिषद में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो वोटिंग से लिए जा रहे हैं, बहुमत से लिए जा रहे हैं, वोटिंग से लिए जा रहे हैं। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सामान्य बहुमत से काम चल जाता है, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें कम से कम 9 मेंबर, जिसे हम कहते हैं 2/3 मेंबर, उनके वोट हमें मिलने चाहिए तो फैसला होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मान लीजिए सुरक्षा परिषद में कोई डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में 15 मेंबर थे, 15 में से 14 मेंबर एक तरफ हो गए, कहाँ भाई ये काम होगा। लेकिन एक मेंबर जो कि स्थायी था और जिसके पास वीटो पावर है, वो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, कोई भी हो सकता, फ्रांस कोई भी हो सकता, उसने कहा भाई मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, इसे कह देते हैं वीटो। अब वो मसौदा या वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। या 14 लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, लेकिन 15वां देश जिसके पास वीटो पावर है, जो कि स्थायी सदस्य, उसने कहा ना ये काम होगा, इसका मतलब उसने क्या कर दिया? वीटो कर दिया। समझ गए ना? तो जो 5 मेंबर हैं उनके पास किसी भी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार है, जिसे हम कहते हैं वीटो। अगर उन्होंने वीटो कर दिया यानी कि नेगेटिव वोटिंग कर दी तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। समझ गए? जो अस्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर नहीं है। अब देखो ना, बात चलती है, अभी इसके सेशन में आगे बताऊंगा कि अक्सर बात होती है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार किया जाए। भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे जो देश हैं, जर्मनी जो जैसे देश है ना, ये कहते हैं भाई संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसकी सुरक्षा परिषद में जो है कि सुधार किया जाए। उसमें सबसे बड़ा जो झगड़ा है वो यही है कि जो 5 मेंबर हैं वीटो वाले ना, अब इसमें मेंबर और बढ़ाए जाएँ। भारत, अफ्रीका जैसे, भाई एक ज़माना ऐसा था जब यूएनओ बना तो साउथ अफ्रीका, भारत, जर्मनी बेचारा हारा हुआ था, है ना, उसको आपने बाहर रखा। तो जर्मनी, भारत जो है कि नया नया देश था, नया नया आज़ाद हुआ था, तो जर्मनी, भारत जैसे जो देश हैं, जापान जैसे जो देश हैं, दक्षिण अफ्रीका या ब्राज़ील जैसे जो देश हैं, आज हम किसी से पीछे थोड़ी हैं। तो हमारी आवाज़ भी यूएनओ में सुनी जानी चाहिए, हमें भी स्थायी सीट वहाँ पर दी जानी चाहिए। यही झगड़ा है, समझे ना? तो खैर वो अलग मसले हैं, वो फिर कभी अलग से बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। अब यहीं पर मैंने लिखा एब्सेंट। अगर किसी मेंबर को वीटो पावर है, 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर है, वोटिंग होती है। अब 15 में से एक जो वीटो मेंबर था वो आया नहीं, वो वोटिंग के समय में एब्सेंट हो गया, उसने बायकॉट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? अगर वो अपने वोट का प्रयोग नहीं करता है तो अब उस प्रस्ताव की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 15 में से वीटो वाले जो थे वो 5 एब्सेंट हो गए, 5 एब्सेंट हो गए, उन्होंने वीटो नहीं किया, वोट ना तो निगेटिव वोट दिया ना पॉजिटिव वोट दिया, उन्होंने वोट ही नहीं डाला। तो अब इस प्रस्ताव की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्रस्ताव पास हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर वीटो पावर वाला कोई देश किसी वोटिंग में एब्सेंट रहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वीटो का इस्तेमाल किया। समझ गए? ठीक है ना? उससे उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप लोग देखते हैं ना, अक्सर संसद में, बहुत से संसद में, विधानसभाओं में अक्सर वोटिंग होती है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था कुछ एक दिन पहले, 2-3 महीने पहले। तो जब लास्ट में वोटिंग का नंबर आया तो विपक्ष ने बायकॉट कर दिया था। विपक्ष ने क्या कर दिया था? बायकॉट कर दिया। तो सत्ता पक्ष रह गया था, उन्हीं के वोटों से वो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। समझ रहे मेरी बात है? उम्मीद है समझ रहे होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको रिपीट कर लेना। अब यहाँ पे लिखा है, देखो, अगर सुरक्षा परिषद में कोई सामान्य मामलों पर डिस्कशन हो रहा है ना, कल छुट्टी कर दी जाए या ना कर दी जाए, ये सामान्य मामले हैं ना, कल छुट्टी की जाए या ना की जाए, ये सामान्य मामले हैं। लेकिन कल से सर कुछ नया पढ़ाया जाए, ये खास मामला है ना भाई, ये खास मामला, समझ गए ना? कल से कुछ खास पढ़ाया जाए, कल से सर IAS मेंस पढ़ाया जाए, कल से SI के लिए पढ़ाया जाए, तो खास मामला, समझ गए ना? तो सामान्य मामलों में तो जो है कि नो पॉजिटिव वोट चाहिए। पॉजिटिव का मतलब वीटो से नहीं है, नो वोट जो है वो फेवर में चाहिए। नो वोट आपको फेवर मिल गए, आपका प्रस्ताव पास हो गया। लेकिन जो खास मामले हैं, कोई भी हो सकता है खास मामला, इसमें क्या है कि जो नो वोट आपको मिल रहे हैं, नो वोट जो मिल रहे हैं, इसमें वीटो वाले भी होने चाहिए। वो ये नहीं कह रहा कि सारे वीटो वाले होने चाहिए। भाई किसी के पास वीटो पावर, उसने बायकॉट कर दिया, ठीक है, बायकॉट कर दिया, जा। बायकॉट का मतलब ये है कि हाँ भाई मैं सहमत हूँ। कहते हैं ना कि अगर आप किसी मामले में चुप रह जाए, मैं आपको गवाही के लिए लाया, आपने मेरे फेवर में ना डिसफेवर में गवाही दी, आप चुप रहे, इसका मतलब आप मेरे जो है कि मेरे खिलाफ ही हैं आप। लेकिन यहाँ पर ऐसा मामला नहीं है। अगर आप बोले ही नहीं, आपने बायकॉट कर दिया, तो फिर हमारी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप हैं तो आपने, और अगर आप हैं, इन 9 लोगों में आप हैं और आपने वीटो कर दिया, तो ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। खास मामलों में भी नो वोट चाहिए और इसमें वीटो वालों का हाथ भी खड़ा होना चाहिए कि हाँ भी हम भी इसमें फेवर में हैं।
ठीक है। अब सुरक्षा परिषद किसके लिए काम करती है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करती है। शांति सुरक्षा हेतु इसे कार्यवाही करने का अधिकार है। मैं आपसे जो पूछ रहा था, मैं अभी कुछ देर पहले पूछ रहा था, जैसे हमारे यहाँ संसद के कानूनों को लागू करती है कार्यपालिका, उसी तरह से महासभा जो प्रस्ताव पास करती है उन्हें लागू करने का जो अधिकार है वो सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का या संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो कार्यकारी निकाय है वो उसे किसको कहते हैं? सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद को। इसके बिना जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बेमानी है। बेमानी को हिंदी में क्या कहते हैं? अप्रासंगिक। ठीक है ना, क्योंकि महासभा के पास अधिकार नहीं है कि वो अपने कानूनों को सख्ती से लागू कराए। सुरक्षा परिषद के पास ये अधिकार है। सुरक्षा परिषद खुद भी पहल कर सकती है किसी बात को लागू कराने के लिए, और महासभा के प्रस्ताव से भी वो जो है कि किसी भी देश में शांति और व्यवस्था के लिए कदम उठा सकती है। तो महासभा के प्रस्ताव कौन लागू करती है? सुरक्षा परिषद लागू करवाती है। ठीक है ना। अब मैंने लिखा है शांति सुरक्षा हेतु कार्यवाही, फिर मैंने लिखा इससे पहले अन्य उपाय। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बताया था कि अगर किसी दो या दो से ज़्यादा के देशों के बीच में झगड़ा है तो ये नहीं है कि सीधे तोप लेके जाओ, मिसाइल लेके जाओ, उस पर दाग दो। उससे पहले और बहुत सारे उपाय हैं, जैसे उसके आर्थिक हितों पे चोट करो, उसके व्यापार पे चोट करो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से निष्कासित कर दो, दबाव डालो उस पर। फिर भी नहीं मानता है तो हथियारों का जो प्रयोग है वो आखिरी उपाय है। ठीक है ना, वो आखिरी उपाय है। ठीक है ना। अब सुरक्षा परिषद जो है वो महासचिव का चुनाव करती है। किसके साथ मिल करके? महासभा के। मैंने कहा ना, अभी मैंने बताया भी था कि महासचिव का जो चुनाव होता है उसके लिए पहल कौन करती है? महासभा उसके लिए पहल करेगी। ठीक है, महासभा उसके लिए पहल करेगी, सुरक्षा परिषद उसके लिए पहल करेगी। महासभा भी सहमत हो जाए तो वो महासचिव बन जाएगा। इसके अलावा अगर यूएनओ से किसी भी सदस्य का निलंबन करना है या उसको निष्कासन करना है तो इसके लिए पहल भी कौन करती है? सुरक्षा परिषद करती है। ठीक है, मैंने यहाँ फिर से लिख दिया है, ये इसमें आ रहा है फ्रेम में। तो यूएनओ जनरल सेक्रेटरी की नियुक्ति है तो ये पहल करती है। अच्छा, अब होता क्या है कि यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी की हमने नियुक्ति करनी है तो इसके लिए पहल कौन करेगी? सिक्योरिटी काउंसिल इसके लिए पहल करेगी। तो अब पहल करने का मतलब क्या है कि सिक्योरिटी काउंसिल इसके लिए प्रस्ताव पास करेगी। ये प्रस्ताव जो है इसके फेवर में कम से कम 9 वोट पड़ने चाहिए। कितने पे? फेवर में 6 वोट। अगर इसके अगेंस्ट भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके फेवर में कि भाई जैसे ये बैठे प्रियंका पांडे बैठी हैं, चलो प्रियंका पांडे को तो हम वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना देंगे, राबिया बैठी है। ठीक है ना, राबिया बैठी है, इन्हें हमने यूएनओ का महासचिव बनाना, तो इसके लिए शुरुआत जो कर रही है ये सिक्योरिटी काउंसिल कर रही है। इसमें 15 मेंबर हैं, 6 लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन 9 लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये नियुक्त होंगे, प्रस्ताव पास हो गया। तो अब ये प्रस्ताव जाएगा महासभा के पास। लेकिन अगर इन 6 में से कोई वीटो वाला है, उसने वीटो कर दिया कि नहीं साहब राबिया नहीं गौरी, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। तो पहले तो सुरक्षा परिषद इसको प्रस्ताव पास करेगी, कम से कम 9 वोट होने चाहिए, और इन 9 वोटों में वीटो वाले सदस्य हैं उनके वोट शामिल होना जरूरी है, यानी कि वीटो नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने वीटो कर दिया तो ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। समझिए मेरी बात, अगर किसी ने वीटो कर दिया तो ये प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ेगा। इसको पास होने के लिए कम से कम 9 पॉजिटिव वोट चाहिए। ठीक है, अब इसने सहमति कर दी, उसके बाद जनरल असेंबली यानी कि महासभा आती है, महासभा ने उसको अपने बहुमत से पास कर दिया, महासचिव की नियुक्ति हो गई। ये इसका तरीका है। ये आज से करीब 20-22 साल पहले मैंने तैयारी शुरू की थी, तो ये सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच में तनातनी हो गई थी। सुरक्षा परिषद जिसको लाती थी, महासभा उसको सैंक्शन नहीं करती थी। करीब 4-5 महीने ये सिलसिला चला। जॉर्ज बुश जूनियर या सीनियर कोई राष्ट्रपति था, फिर जैसे तैसे जाके मामला किसी एक नाम पर सहमति बनी थी। अच्छा, जो यूएनओ का जो महासचिव होता है, मैंने आपको बताया कि जो यूएनओ का जो सचिवालय है उसका जो चीफ है वो यूएनओ का महासचिव या यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी है। अब इसको क्या अधिकार है? ये सुरक्षा परिषद की महासभा की बैठक में भाग लेता है। इसके अलावा यूएनओ की जो आर्थिक सामाजिक परिषद है उसकी बैठकों में भी ये भाग लेता है। यूएनओ के कार्यों की रिपोर्ट महासभा को देता है। जैसे हम लोग थे ना कि सरकार जो बजट क्या है, सरकार एक्चुअली अपने कामों की रिपोर्ट संसद के सामने रख रही है, यही तो है बजट, है ना। तो उसी तरह से महासभा यूएनओ ने साल भर क्या किया, इस साल क्या किया, अगले साल क्या करना है, इन सारे कामों की रिपोर्ट जो है यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी है वो किस में रखता है? महासभा में रखता है। यूएनओ का बजट भी यही बनाता है। ठीक है, अब अगर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर या शांति पर खतरा हो या इसकी संभावना हो और सुरक्षा परिषद कान में तेल डाल के बैठ जाए, पता तो सबको होता, मीडिया तो सभी के पास है ना क्या हो रहा है, लेकिन अगर सुरक्षा परिषद कान में तेल डाल, पता ना कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या है ना, ध्यान ना देना, है ना, उस पर ध्यान ना देना। आप कान में तेल डाल लोगे ना दोनों कानों में तो आपको सुनाई नहीं आएगी, इसीलिए कहते हैं, इसको मुहावरा बन गया। तो अगर सुरक्षा परिषद कान में तेल डाल के बैठ जाए, वो काम ना करे, समझ रहे ना, तो क्या कहता है, जो यूएनओ का जो जनरल सेक्रेटरी है
वो इस पर सुरक्षा परिषद का ध्यान खींचता है। अब सुरक्षा परिषद फिर भी काम नहीं कर, अभी तो हुआ गजा वाले मामले में, गजा और इजराइल वाले मामले में, तो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया, महासभा में प्रस्ताव आया, महासभा में सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आया कि साहब तत्काल युद्ध विराम किया जाए, तो साहब अमेरिका ने वीटो कर दिया। अब क्या करें? फिर उसके बाद स्पेशली महासभा ने प्रस्ताव रखा, महासभा ने, क्योंकि महासभा ने स्पेशली, क्योंकि वीटो पावर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, ना कि यूएनओ की जनरल असेंबली में। ध्यान रखना, वीटो पावर जो है वो यूएनओ की जनरल असेंबली में है, ना कि महासभा में। तो महासभा ने अपने स्तर से अलग से प्रस्ताव पास किया, लेकिन महासभा के फैसलों को लागू कौन कराएगा? सुरक्षा परिषद, जो कि समझ रहे हैं ना, बाकी चीज़ें तो अंडरस्टैंडिंग ही हैं। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खतरा हो या इसकी संभावना हो तो सुरक्षा परिषद की ओर ध्यान खींचेगा कौन? यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी, ठीक है ना। आगे फिर ये थोड़े से फैक्ट है, जैसे आम सभा या महासभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हेनरी एम स्पॉक, बेल्जियम का, ठीक है ना। यूएनओ का पहला महासचिव त्रिगवेली, नॉर्वे के। विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सेशन की अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय और पहली महिला, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका लोगो क्या है? पृथ्वी दिखाई देती है इसके लोगों में, ग्लोब है, ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध को दिखाया गया है और उस उत्तरी गोलार्ध के दोनों ओर 2 जैतून की पत्तियां हैं। नेट पे जाकर देख लेना इसका ग्लोब, इसका लोगो, जैतून की 2 पत्ती हैं, ठीक है ना। ये सवाल आ जाता है, अब नहीं आता, आप सभी को पता है कि इसमें जैतून की 2 पत्ती हैं, ऑलिव की, ठीक है ना। 1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है उसको नोबेल अवार्ड मिला। आपने शांति सेना को सवाल पूछा था, याद रखना, भी बताएंगे, ठीक है। शांति सेना में सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो भारत के हैं। यूएनओ में सबसे ज़्यादा जो बजट है वो यूएसए का है। हर देश के लिए एक मिनिमम जो है कि उनकी जीडीपी के आधार पर एक कोटा है कि भाई कम से कम इतना पैसा आप यूएनओ के खर्चे के लिए देंगे। तो सबसे ज़्यादा जो बजट देता है यूएनओ में वो देता है यूएसए। सबसे ज़्यादा बार वीटो का प्रयोग रूस ने किया है। यूएनओ में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो कुल 6 हैं, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, फ्रेंच, स्पेनिश और रूसी, ठीक है। ताइवान की जगह चीन पहले ताइवान था सुरक्षा परिषद में, उसकी जगह चीन आ गया। इस समय कुल 193 देश हैं। सबसे नया सदस्य है साउथ सूडान, 2011 में ये बना। यूएनओ डे, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएनओ ने काम करना शुरू किया था, ठीक है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन 10 दिसंबर को यूएनओ ने मानवाधिकारों पर प्रस्ताव पास किया था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 10 फरवरी 1946 को। देखो यूएनओ कब अस्तित्व में आया? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है ना। और इसकी जो महासभा की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है 10 फरवरी 1946 को। कहाँ पर? वेस्टमिंस्टर हॉल, लंदन में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यानी कि इसकी हर साल बैठक कहाँ होती है? न्यूयॉर्क में होती है। लेकिन इस महासभा की पहली बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी, वेस्टमिंस्टर हॉल में, ठीक है। पहली जनरल असेंबली यहाँ पर हुई थी, कब? 10 फरवरी 1946 को। अब यूएनओ संविधान की बात करें तो जो यूएनओ का चार्टर है, यूएनओ का जो चार्टर है वही यूएनओ का संविधान है। और इस चार्टर में या संविधान में कुल 19 चैप्टर हैं और 111 आर्टिकल हैं। 19 चैप्टर हैं और 111 आर्टिकल हैं। यूएनओ का संविधान जो है वो यूएनओ का चार्टर ही है। यूएनओ के लक्ष्य क्या है या उद्देश्य क्या है? इसके चार्टर में दिए गए हैं। यानी कि यूएनओ का जो चार्टर है या यूएनओ का जो संविधान है उसी में यूएनओ के लक्ष्य दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 1 में। यूएनओ संविधान में या यूएनओ के चार्टर में इसके लक्ष्य या दिए गए हैं, मकसद दिए गए हैं आर्टिकल 1 में। क्या? कि आगामी पीढ़ियों को युद्ध से बचाना। जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हमने किससे बचाना है? युद्ध से बचाना। आगामी पीढ़ियों को युद्ध से बचाना है। क्या दिया है? यूएनओ के लक्ष्य या यूएनओ के उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं, आगामी पीढ़ियों को युद्ध से बचाना। जो देश हैं उनके बीच जो मित्रतापूर्वक या मित्रतावत संबंधों को विस्तृत करना। क्या लिखा है? देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशन, यानी कि सभी देशों के बीच मित्रतापूर्वक दोस्ताना का ताल्लुकात बनाना। आपसी झगड़ों को बातचीत और शांति से निपटाना। स्वतंत्रता के प्रति सम्मान को प्रोत्साहन देना, यानी कि हर देश आज़ाद है, हर देश आज़ाद है और हर देश के नागरिक भी आज़ाद हैं। इस भावना के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, ठीक है ना। मानव अधिकारों की वृद्धि करना, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वृद्धि के लिए आपस में सहयोग करना, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि उपयुक्त लक्ष्यों हेतु राष्ट्रों के बीच कोऑर्डिनेशन सेंटर बनना। ये जो भी टारगेट हैं
यूएनओ ने क्या, सभी देश इन लक्ष्यों को पाने के लिए यूएनओ ने सभी देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है ना, एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करना है। फिर आता है यूएनओ के सिद्धांत, वो किस में है, चार्टर के आर्टिकल 2 में। देखो ये सवाल कई बार आया है कि यूएनओ के जो लक्ष्य हैं वो आर्टिकल 1 में हैं और यूएनओ के जो सिद्धांत हैं चार्टर के आर्टिकल 2 में है, ठीक है ना। सिद्धांत, वो सिद्धांत क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जो भी संधियां हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। छोटे बड़े देश जो भी हैं सब एक समान है, चाहे वो यूएसए हो या माल्टा हो, सभी एक समान हैं, ठीक है ना। हमें यूएनओ के उद्देश्यों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए, हमें जो है यूएनओ के उद्देश्यों के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए और हमें यूएनओ चार्टर का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। हमें यूएनओ चार्टर का पालन जो है वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि इसमें सदस्यता की विधि क्या होगी, सदस्यता की या मेंबरशिप की विधि क्या होगी कि इसके लिए आवेदन, जो भी देश इसमें शामिल होना चाहता है, जो भी देश इसमें शामिल होना चाहता है उसके लिए वो आवेदन करेगा कि साहब मैं फला देश हूँ, मैं इसमें मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, ठीक है ना। हमने आवेदन किया, अब आवेदन जो है वो जाएगा सुरक्षा परिषद के पास। सुरक्षा परिषद उस आवेदन की स्क्रीनिंग करेगी। सुरक्षा परिषद जो है 2/3 बहुमत से उसको पास कर देती है। 2/3 बहुमत का मतलब क्या है, 15 में से 9 मेंबर जो हैं कहते हैं कि ठीक है। जैसे अभी साउथ सूडान बना सबसे नया मेंबर, तो साउथ सूडान जो है अपना एप्लीकेशन ले गया सुरक्षा परिषद के बाद। साउथ सूडान ने यूएनओ के जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर एप्लीकेशन दिया कि भाई मैं जो हूँ इसका मेंबर बनना चाह रहा हूँ। सेक्रेटरीट ने वो जो प्रस्ताव था सुरक्षा परिषद के पास भेज दिया। सुरक्षा परिषद ने अगर कहा कि ठीक है भाई इनको हम ले लेंगे, तो उसने कम से कम 9 पॉजिटिव जो वेट हैं उसके द्वारा उसकी मेंबरशिप को सैंक्शन कर दिया। 15 में से 9 लोगों ने कहा ठीक है भाई इनको हम मेंबर बना लेते हैं, कम से कम 9। सभी कहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 9 लोग कहते हैं कि हाँ इनको मेंबर बना लेते हैं। ध्यान रखें कि कोई इसके खिलाफ वीटो ना कर दे, अगर वीटो कर देगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद महासभा इसको मंजूरी दे दे, जो जनरल असेंबली है, कहाँ भी ठीक है सुरक्षा परिषद से प्रस्ताव आ गया है कि फला देश को हमने मेंबर बनाना है। महासभा ने कहा ठीक है हम भी इससे राजी हैं, इसको यूएनओ का मेंबर बना दीजिए, तो मेंबर वो बन जाएगा। इसमें लिखा है मैं ना, देखो स्टार बना के वीटो ना हो, इसका मतलब क्या है सुरक्षा परिषद में इसकी मेंबरशिप के खिलाफ वीटो ना हो, ठीक है। बस इसी के आगे चलते हैं।